Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 9th January 2022 and today's important topic from pediatric nursing subject and the topic name is respiratory distress syndrome. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे आप शॉर्ट में आरडीएस के नाम से जानते हैं. लेट्स बिगिन. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज अ डिजीज ऑफ लंग्स. ये फेफड़ों की बीमारी है. अकर्स ड्यू टू इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट कॉजेज हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस. याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्री मैच्योर बेबीज में अक्सर पाया जाता है. इस डिजीज कंडीशन का मुख्य कारण है कि न्यूबॉर्न बेबीज की बॉडी पर्याप्त मात्रा में सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं कर पाती और सर्फेक्टेंट के अभाव में बच्चे के लंग्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता और बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, यानी हाइपोक्सिया होता है. साथ ही साथ एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है. तो होपफुली ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है फेफड़ों की बीमारी है और ये ज़्यादातर प्री मैच्योर बेबीज़ में देखा जाता है और इसका मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में सर्फेक्टेंट का ना बनना. आइए अब जान लेते हैं एग्जैक्टली ये सर्फेक्टेंट होता क्या है. इट इज़ अ लिपोप्रोटीन that consist of phospholipids such as lecithin and sphingomyelin. सर्फेक्टेंट जो है एक प्रकार का लिपोप्रोटीन सब्सटेंस है जिसका निर्माण फॉस्फोलिपिड से मिलकर होता है. इसमें लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन मुख्य हैं. एक बार फिर से देखिएगा, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड्स मिलकर सर्फेक्टेंट का निर्माण करते हैं. अब जानते हैं कि इस सर्फेक्टेंट का हमारी बॉडी में लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है. सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द लंग्स. सर्फेक्टेंट हमारे फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलाइज के अंदर सरफेस टेंशन को कम करके रखते हैं, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं होते. इनमें प्रॉपरली गैसियस एक्सचेंज होता रहता है. तो हम कह सकते हैं कि अगर फेफड़ों में सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, यानी वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट के बारे में. Start at 20 weeks of gestation and maximum 28 weeks of gestation. सर्फेक्टेंट का जो निर्माण है वो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर शुरू होता है और 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर मैक्सिमम हो जाता है. गौर कीजिएगा, सर्फेक्टेंट का जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, वो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर शुरू होता है और 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर मैक्सिमम सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन देखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्टिसोल हार्मोन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट. कॉर्टिसोल नामक हार्मोन सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है, इंक्रीज करता है. सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसेस बाय द लंग्स alveoli टाइप 2 epithelial cells and stored into a specialized organelles called laminar bodies until it is secreted into the lumen of alveolus. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूबॉर्न बेबीज में जो सर्फेक्टेंट बनता है लंग्स के अंदर वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर इसका निर्माण होता है. तो आप बताएंगे एल्वियोलार टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स. लंग्स की एल्वियोलार टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स सर्फेक्टेंट का निर्माण करती हैं
और इसका जो स्टोरेज है वो लेमिनार बॉडीज़ के अंदर होता है। स्टोरेज होता है लेमिनार बॉडीज़ में और सिक्रीशन होता है एल्वियोलार टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स से। मैक्सिमम एक्टिविटी बाय सर्फेक्टेंट आफ्टर 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। लंग्स को मैच्योर करने के लिए सर्फेक्टेंट की मैक्सिमम एक्टिविटी 34 वीक्स पर देखी जाती है। 50 to 80% ऑफ RDS प्रेजेंट इन प्री टर्म चिल्ड्रन। गौर कीजिएगा, ऐसे बच्चे जिनका जन्म 37 वीक्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले हो जाता है, उन सभी को हम प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं। और प्री टर्म बेबीज़ में ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला कंडीशन देखी जाती है। हम कह सकते हैं कि प्री मैच्योर बेबीज़ जितने भी होते हैं उनमें से 50 से 80% बच्चों में RDS होता ही होता है। तो ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज मदर्स बेबी हैव इमेच्योर लंग्स ड्यू टू हाई इंसुलिन कंटेंट इनटू द बॉडी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज से सफरिंग मदर्स में होने वाले बेबीज में जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंक्रीज्ड इंसुलिन कॉजेस डिक्रीज कॉर्टिकल हार्मोन एंड इट्स डेफिशिएंसी डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। गौर कीजिएगा, डायबिटीज से सफरिंग वुमेन्स के अंदर इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इस बढ़े हुए इंसुलिन के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हम जानते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर कॉर्टिसोल कम होगा तो सर्फेक्टेंट भी कम बनेगा और सर्फेक्टेंट कम बनेगा तो बच्चे के जो लंग्स हैं वो फुली फंक्शनल और मैच्योर नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं डायबिटीज़ मदर्स में डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम RDS से सफरिंग बच्चे का असेसमेंट करते हैं। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें जानते हैं। असेसमेंट ऑफ RDS अकर्स 6 आवर्स विद इन द बर्थ। बच्चे को RDS है या नहीं इस चीज़ का पता हमें जन्म के बाद शुरुआती 6 घंटों में लग जाता है, यानी कि शुरुआती 6 घंटों में ही बच्चे द्वारा RDS के सिम्टम्स को शो कर दिए जाते हैं। यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिनके बिहाफ पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बच्चे को RDS है या नहीं। इन 3 फीचर्स को हम ट्रायड ऑफ फीचर्स ऑफ RDS के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि RDS के ट्रायड ऑफ फीचर्स में किसे इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे टैकिपनिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग और इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन। न्यूबॉर्न बेबीज में यदि टैकिपनिया की बात की जाए तो अगर उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो 60 ब्रीथ्स पर मिनट से अधिक हो जाए तो ये कंडीशन टैकिपनिया कहलाएगी और 30 से 60 पर मिनट न्यूबॉर्न बेबीज के लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टैकिपनिया होना RDS का पहला सिम्टम है। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग। रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग का मतलब है एक्सपायरेटरी साउंड ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस ड्यूरिंग एस्पायरेशन। जब बच्चा एक्सपायरेशन करता है तो उसका ग्लॉटिस अचानक से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक विशेष खरखराहट की साउंड सुनाई देती है। इसे ही हम एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग के नाम से जानते हैं। और थर्ड आता है इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन, इनसाइड मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब बच्चा एयर इनहेल करता है, इंस्पायर करता है, तो उस दौरान उसके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं
वो अंदर की तरफ खिंचने लगते हैं, रिट्रैक्ट होने लगते हैं। यही कंडीशन इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं आरडीएस के ट्राइड फीचर्स में टैकिपनिया यानी बढ़ी हुई रेस्पिरेशन रेट, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग यानी एक्सपायरेशन के दौरान एक विशेष साउंड, और इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन यानी इनहेल करते समय इंटरकोस्टल मसल्स का अंदर की तरफ खिंचना, ये तीनों इंपॉर्टेंट साइंस देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कुछ और इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेजल फ्लेयरिंग। बच्चे के जो नेजल नेयर्स हैं, नाक के जो नथुने हैं, वो सांस लेते समय फूलते हुए दिखाई देंगे। इसे हम नेजल फ्लेयरिंग के नाम से जानते हैं। बच्चे में साइनोसिस देखा जा सकता है, यानी उसकी बॉडी का एक पार्ट नीले रंग का हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा बच्चे में हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। लंग्स एक्सरे करवाने पर आपको बेल शेप्ड लंग्स दिखाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेल शेप्ड लंग्स किस डिजीज से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। अब हम बात करते हैं इस बच्चे की जब एबीजी करवाई जाती है, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाया जाता है, तो उसमें कौन सी फाइंडिंग मिलेगी जिसके बिहाफ पर हम इसे कंफर्म कर सकें। तो याद रखिएगा, बच्चे में जो ऑक्सीजन का लेवल है PO2 है वो लेस देन 40 mm ऑफ Hg आपको मिलेगा, जबकि PCO2 का लेवल मोर देन 65 mm ऑफ Hg मिलेगा, जबकि pH जो है 7.15 होगी। हमने वीडियो के स्टार्ट में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब ये देखा था कि आरडीएस से सफरिंग बच्चों में जो एसिडोसिस है, हाइपोक्सिया है, ये दो कंडीशन डेवलप होती हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि लंग्स की मैच्योरिटी को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो। किसी भी न्यूबॉर्न बेबीज के लंग्स मैच्योर हैं या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस रेशो को असेस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे में रेशो 2:1 है, लेसिथिन 2:1 है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे के लंग्स मैच्योर्ड हैं, कंडीशन ओके है। लेकिन अगर किसी वजह से ये रेशो 2 से कम हो जाता है, मान लीजिए 1.5:1 हुआ या 1:1 हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के जो लंग्स हैं वो मैच्योर नहीं हैं। अगर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो 2 से कम होता है तो इसका मतलब है कि बच्चे के जो लंग्स हैं वो फुली मैच्योर नहीं हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो कब नॉर्मल होता है, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा आरडीएस को आइडेंटिफाई करने के लिए शेक टेस्ट भी किया जाता है। अगर शेक टेस्ट एब्सेंट मिले, नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है कि आरडीएस प्रेजेंट है। शेक टेस्ट को हम बबल्स टेस्ट या फोम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर शेक टेस्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है बच्चे के सैंपल में सर्फेक्टेंट मौजूद है, यानी लंग्स मैच्योर हैं। और अगर शेक टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब है बच्चे में पर्याप्त मात्रा में सर्फेक्टेंट नहीं है और बच्चे के लंग्स भी मैच्योर नहीं है। सो शेक टेस्ट नेगेटिव होना आरडीएस को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरडीएस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कर सकते हैं। मॉनिटर स्किन कलर, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, एफर्ट इन ब्रीथिंग। अब हम इस बच्चे का स्किन कलर कैसा है, रेस्पिरेशन की रेट क्या है, रिदम क्या है, और बच्चा सांस लेने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है, इन सभी चीज़ों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहेंगे।
आरडीएस से सफरिंग बच्चों को हम हमेशा साइडलाइन या सुपाइन पोजीशन देते हैं और इनका जो एयरवे है उसे ओपन रखने के लिए इनके हेड को हल्का सा एक्सटेंड करके रखते हैं। आरडीएस की केस में साइडलाइन या सुपाइन पोजीशन देकर हेड को हल्का सा एक्सटेंडेड रखते हैं ताकि एयरवे जो है ओपन रहे। इसके अलावा बच्चे में एयरवे को ओपन रखने के लिए हमें समय समय पर सक्शन करते रहना चाहिए। सक्शनिंग के लिए आप हर 2 घंटे बाद सक्शन करें या फिर जब आपको लगे कि अब सिक्रीशंस आ रहे हैं तो उस समय तुरंत सक्शन कर दें। सक्शन शुड बी लेस देन 10 सेकेंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। याद रखिएगा, जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सक्शन कर रहे हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शन किया तो बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाएगा। बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब है बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होना। इस चीज़ को काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सेक्शन टाइम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो आप बताएंगे 10 सेकेंड तक। अब बात करते हैं कि सक्शन करते समय आपको सक्शन प्रेशर कितना रखना है। तो याद रखिएगा, अगर बच्चा प्री टर्म है तो आप 40 to 60 mm ऑफ Hg सक्शन रख सकते हैं, प्रेशर रख सकते हैं। और अगर बच्चा टर्म पर पैदा हुआ है यानी टर्म बेबी है तो इसमें आप 60 to 80 mm ऑफ Hg सक्शन प्रेशर रख सकते हैं। याद रखिएगा, 37 वीक से पहले अगर जन्म लिया है बच्चे ने तो यह है प्री टर्म, और अगर 37 से 42 वीक्स के बीच में बेबी ने बर्थ लिया है तो ये बच्चा है टर्म, और अगर 42 वीक्स के बाद बच्चे ने जन्म लिया है तो ये जो बच्चे हैं ये कहलाएंगे पोस्ट टर्म बेबीज। मैक्सिमम प्रेशर आप सक्शनिंग के लिए 100 mm ऑफ Hg तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 40-60 और 60-80 mm ऑफ Hg के बीच ही रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको बेबी में नोज और माउथ दोनों में सक्शन करना है तो आप सबसे पहले माउथ सक्शन को प्रायोरिटी देंगे। पहले माउथ सक्शन करेंगे, उसके बाद नोज सक्शन या नेजल सक्शन करेंगे। अगर आपने पहले नेजल सक्शन किया तो बच्चे का जो फेरिंग्स है वो स्टिम्युलेट हो जाएगा और ओरल सक्शन करते समय बच्चे में एस्पायरेट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। एस्पायरेट होने का मतलब है कि बच्चे के द्वारा जो भी सब्सटेंस है, सिक्रीशंस हैं, उन्हें लंग्स में इनहेल कर लिया जाएगा और वो वहाँ पर जाकर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन को बढ़ा देंगे या हो सकता है बच्चे को निमोनिया हो जाए। तो इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम पहले माउथ सक्शन करेंगे और फिर नेजल सक्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है O2 गिवन एट प्रेस्क्राइब्ड रेट, मैक्सिमम रेट बाय हुड 4 to 5 लीटर्स पर मिनट। याद रखिएगा, बच्चे को किस रेट से ऑक्सीजन देनी है ये डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप हुड के द्वारा ऑक्सीजन दे रहे हैं तो मैक्सिमम 4 to 5 लीटर्स पर मिनट तक ऑक्सीजन रखी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर डॉक्टर द्वारा इस बच्चे में सर्फेक्टेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कहा जाता है तो आप सर्फेक्टेंट को एंडोट्रेकियल रूट से इंजेक्ट करेंगे, यानी हम सर्फेक्टेंट को डायरेक्टली बच्चे की जो ट्रेकिया है उसके अंदर डालेंगे। सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक्सोसर्फ और क्यूरोसर्फ नाम से आते हैं। If preterm delivery is going to be conducted, give corticosteroid to mature the lungs of the baby. Very important point. प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीटर्म डिलीवरी वाले बेबीज को डेक्सामेथासोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्यों दी जाती है। तो याद रखिएगा, डेक्सामेथासोन ड्रग देने का यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य है, वो है बच्चे के इमैच्योर लंग्स को मैच्योर करना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं बच्चे के लंग्स को मैच्योर कर देते हैं,
इस वजह से इन्हें दिया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब यदि बच्चा इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है तो उसकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ हम इस बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट भी दे सकते हैं। PEEP and CPAP modes of ventilator helps in prevention of collapse of lungs after expiration। गौर कीजिएगा, वेंटिलेटर के जो पीप और CPAP मोड हैं इनकी मदद से हम बच्चे के लंग्स को कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। पीप का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है जब यह बच्चा अपने लंग्स से सारी गैस को बाहर निकाल देगा, एक्सपायरेट कर देगा, तो उस समय इस बच्चे के लंग्स के एल्विलाइज के अंदर कुछ थोड़ी मात्रा में गैस मौजूद रहती है। ये गैस बच्चे के लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। इस बची हुई मात्रा को वेंटिलेटर द्वारा मेंटेन करवाया जाएगा और इसे ही हम पीप के नाम से जानते हैं। कुछ दिन पहले हमने वेंटिलेटर पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो अपलोड किया था, उसे आप देखकर वेंटिलेटर के सभी मोड्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है CPAP। CPAP का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। If baby receive 95% oxygen, O2 is in there is a chance of developing retrolental fibroplasia। अगर आप बच्चे को 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर मोर देन 95% ऑक्सीजन दे रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। इस क्वांटिटी में दी जा रही, इस क्वालिटी में दी जा रही ऑक्सीजन से बच्चे में ब्लाइंडनेस हो सकती है। बच्चे में ब्लाइंडनेस हो सकती है। ब्लाइंडनेस वाली इस कंडीशन को हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रीवियसली पूछा भी गया है कि न्यूबॉर्न बेबी को 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जाती है, तो उसका एकमात्र कारण है कि बच्चे में रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कंडीशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी बच्चा अंधा हो सकता है। इस वजह से उसे 100% ऑक्सीजन नहीं दी जाती। इस सिचुएशन में प्रिवेंशन हेतु कई बार एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ए दिया जाता है जो कि हेल्पफुल होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके लिए तैयार किया था जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।